जी, आज हमने स्टडी करना है एसिड बेस इक्विलिब्रियम के बारे में। इसको भी हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, इसी का कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले एसिड बेस इक्विलिब्रियम में हम ये देखते हैं कि एसिड हम बोलते किसको हैं। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर रिलीज प्रोटॉन। सबसे जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है एसिड की वो ये होती है कि एसिड वो सब्सटेंसेस होती हैं या एसिडिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन रिलीज्ड कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड। के इनिशियली आपने जो एसिड लिया, जब आपने उसको डिसॉल्व करवाया वाटर के अंदर तो कितना डिसोसिएट हुआ, वो कितने उसने प्रोटॉन्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ये आपको उस एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में प्रोवाइड करेगा डाटा। कि अगर तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर वो फुली डिसोसिएट नहीं होता तो वो वीक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में। अगर आप लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड की आप हाइड्रेशन करवाते हैं, आप उसे वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं, एज अ रिजल्ट H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और ये कार्बोनिक एसिड जो है जब ये डिसोसिएट होता है तो ऑब्वियसली एसिड है तो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन अलग हो गया यहाँ से। As carbon dioxide goes into solution, carbonic acid is formed which partially dissolve या dissociate, liberating proton and thus causing the solution to become more acidic। जब आपके पास ये डिसोसिएट होगा H2CO3, आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। जब कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज होती है सॉल्यूशन के अंदर तो उसकी pH जो होती है वो कम हो रही होती है। वो आगे हम देखेंगे कि pH क्या है। pH स्केल हम एक यूज़ करते हैं जिसमें जिनकी pH 7 से कम होती है उनको एसिडिक कंसीडर किया जाता है, जिनकी 7 से ज़्यादा होती है उनको बेसिक कंसीडर किया जाता है। 14 तक ये यानी 0 से 14 तक ये स्केल होता है। उसके बाद वर्ट इज़ वीक एसिड। सम सब्सटेंसेस लाइक एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है पुअरली इन वाटर, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसका स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन कुछ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आपके रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद रहता है। जैसे आपने अगर 1 मोलर HCl को ऐड किया तो सॉल्यूशन जब इसका बनाया आपने तो उसकी pH थी 0, जो कि बहुत कम है। और जब आपने उसमें एसिटिक एसिड का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसकी pH है 2.4। 0 वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा 2.4 वाले से। उसके बाद है वीक एसिड दिस आर इक्विलिब्रियम विद देयर आयोनाइज स्पीशीज़। जो आपके पास वीक एसिड्स होते हैं ना, जब आप उनको आयोनाइज करवाते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट तो हो जाती हैं, लेकिन वो चूँकि फुली डिसोसिएट नहीं होती तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है अनआयोनाइज्ड एसिड में और आयोनाइज्ड जो स्पीशीज़ बनती हैं उनमें। तो यहाँ से एक इक्विलिब्रियम जब आपके पास आ जाता है उसके बाद आपको पता है कि फर्दर कंसनट्रेशंस पे इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद है व्हाट इज़ बेस। अ बेस इज़ एन आयोनिक कंपाउंड या बेस इज़ अ स्पीशीज जो कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करती है सॉल्यूशन के अंदर। ये अल्कलाइन सब्सटेंसेस होती हैं। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनका जो टेस्ट होता है वो ज़रा बिटर सा होता है, जबकि जो एसिड्स होते हैं उनका सोर होता है, खट्टा सा होता है। उसके बाद है जो इनको अगर आप टच करते हैं तो वो थोड़ा सोपी सा टच होता है इनका, बड़ी आपको स्लिपरी सी सरफेस इनकी फील होती है। रिएक्टिविटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आमतौर पे यूजुअली अगर हम बात करें जनरली तो ये लेस कोरोसिव होती है एसिड्स की निस्बत, लेकिन फिर भी इनकी भी अपनी स्ट्रेंथ है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, जब आप उसको डिसोसिएट करवाते हैं तो वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाती है। और इसको हम यूज़ करते हैं आम तौर पे ओवन क्लीनर्स वगैरह के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका सॉल्यूशन होता है और ये कंपैरेटिवली वीक बेस है, तो इसको हम एंटी एसिड और लेक्सेटिव्स वगैरह में यूज़ कर रही होती हैं। उसके बाद हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की मदद से देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है अर्हेनियस का।
आर्हेनियस एसिड एंड बेस थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन कह लें, मीडियम कह लें, एक्वस सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे आपके पास है HCl, इसको आपने एक्वस मीडियम में ऐड किया तो ये डिसोसिएट हो गया, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। तो जो एक्वस मीडियम में आपको प्रोटॉन्स प्रोवाइड करें उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स, बकौल आर्हेनियस। ये HCl है, ये दोनों तरीक़ों से आप रिएक्शन लिख लें, सेम ही बात है। HCl की अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाई है, वाटर में उसको ऐड किया है, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से क्लोराइड आयन अलग हो गया, तो हुआ इसके अंदर भी प्रोटॉन ही ऐड है। तो बहरहाल जो एसिड्स वो स्पीशीज़ हैं आर्हेनियस के मुताबिक जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करती हैं, जबकि बेसिस वो स्पीशीज़ हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करती हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर आप एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन और सोडियम आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो स्पीशीज़ आपको हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करें उन्हें कह रहे होते हैं बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा लिमिटेड सा था, क्योंकि पहली कंडीशन तो इसके लिए ये थी आपका जो मीडियम है, जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपने सॉल्वेंट यूज़ करना है वो आपका एक्वस मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक महदूद था। इसकी डेफिनेशन के अंदर ही हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं होते हैं कि जो एक्वस मीडियम में हमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करें उनको हम एसिड या बेस कंसिडर कर रहे होते हैं। तो पहले का जो इसकी लिमिटेशन थी वो तो यही थी कि ये एक्वस मीडियम तक महदूद था। अगर आप कोई और यूज़ करते हैं सॉल्वेंट तो उसके मुताबिक फिर आप इसको गैस नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी एम्फोटेरिक नेचर होती है। एम्फोटेरिक का मतलब है वो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकती हैं, बेस के तौर पे भी कर सकती हैं। तो उन स्पीशीज़ के बारे में आर्हेनियस ने कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की थी। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी नेचर एसिडिक या बेसिक तो होती है, लेकिन उनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर ऐसी सब्सटेंसेस को हमने कंसीडर करना हो, देखना हो, स्टडी करना हो वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप नहीं कर सकते। तो इनसे थोड़ा सा जो वाइड कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉनस्टीड-लॉरी का है। ब्रॉनस्टीड-लॉरी के मुताबिक एसिड्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो आपको प्रोटॉन डोनेट करती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास HCl है और आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो बिल्कुल वैसे HCl ने प्रोटॉन दिया, वाटर ने प्रोटॉन लिया, वाटर यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ब्रॉनस्टीड-लॉरी के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होती हैं वो बेसिस होती हैं। तो यहाँ पे वाटर एज आ बेस एक्ट कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन। तो ब्रॉनस्टीड-लॉरी के मुताबिक बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी भी हमने देखा कि यहाँ पे वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट करे जब आपने उसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ। अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन में देखें, अमोनिया को आपने वाटर के अंदर ऐड किया, तो इस केस में क्या हो रहा है, अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया एज आ बेस एक्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन ले कहाँ से रहा है, वाटर से। तो यहाँ पे वाटर एज आ एसिड एक्ट कर रहा है। तो ऊपर वाले रिएक्शन HCl के साथ जब आपने करवाया तो वहाँ पे वाटर एज आ बेस एक्ट कर रहा था, जब आपने अमोनिया के साथ करवाया तो वहाँ पे वाटर एज आ एसिड एक्ट कर रहा है। ऐसी स्पीशीज़ जो होती हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम कर सकती हैं उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उनके साथ वाली स्पीशी, अगर साथ वाली जो स्पीशी है वो एसिड है तो वाटर जो भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस होगी वो एज आ बेस एक्ट कर लेगी। अगर साथ वाली सब्सटेंस जो है वो बेस है तो वो स्पीशी जो है वो एज आ एसिड एक्ट कर लेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो HCl एक एसिड है, वाटर ने एज आ बेस यहाँ पे एक्ट किया था। एसिड जो है वो प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे HCl जो है जब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन में। और जो बेस है वो प्रोटॉन लेने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बेस था, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो बेस प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाएंगे। इसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करवाते हैं तो वहाँ पे क्लोराइड जो है वो फिर एज आ बेस एक्ट करेगा, क्योंकि वो जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करवाएंगे, दोबारा से HCl और वाटर की फॉर्मेशन करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे फिर क्लोराइड प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा और हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोटॉन डोनर का काम करेगा जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करवाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास है अमोनिया जो कि बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था और वाटर जो कि एसिड के तौर पे
एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने प्रोटॉन लिया, एसिड प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस प्रोटॉन लेने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जो है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, एज आ एसिड भी एज आ बेस भी। ये डिपेंड करेगा कि अदर स्पीशीज जो प्रेजेंट है वो कौन सी है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब ये प्रोटॉन की बेस पे तो एक्सप्लेन कर रहा था कि जो प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो एसिड या बेस होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें जो ना तो प्रोटॉन डोनेट करती हैं ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर रखती हैं, लाइक BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की नेचर को स्टडी किया गया तो वो एसिडिक नेचर रखता था, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक आप नहीं बता सकते कि वो एसिड है या नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक आप नहीं बता सकते कि वो एसिड है या नहीं है। तो इनसे थोड़ा जो वाइडर कॉन्सेप्ट है वो है फिर लेविस का। G.N. लेविस ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। इनके मुताबिक एसिड्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं वो लेविस एसिड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं वो बेसिस होते हैं। और लेविस एसिड और लेविस बेस के मिलने से बनती है अडक्ट। अब चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं बेसिस और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं एसिड, तो यहाँ पे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है, जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एग्जांपल है आपके सामने कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो एज आ एसिड एक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन के पास अगर आप एटॉमिक फॉर्म में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये H+ कब बनता है? जब आप उसका एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देते हैं। इस केस में इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना पहला शेल कंप्लीट करने के लिए, पहला शेल चूँकि डुप्लेट के मुताबिक होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो जब वाटर अपना लॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा तो यहाँ पे वाटर एज आ बेस एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन आयन एज आ एसिड एक्ट कर रहा है, और एज आ रिजल्ट हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकेंड है आपके पास कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टडी करके आए हैं कि वहाँ पे भी जब लिगेंड आगे सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वहाँ पे भी लेविस एसिड बेस वाला काम हो रहा होता है। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है, वो एज आ एसिड एक्ट करेगी। यहाँ पे भी वाटर है तो जो लिगेंड के तौर पे आप इसको ले लें, या यहाँ पे हम एसिड बेस को स्टडी करें तो आप इसको बेस के तौर पे ले लें। तो बेस अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करेगी, इसके साथ शेयर करेगी, और एज आ रिजल्ट इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लेविस एसिड जो हैं वो स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होती हैं, और लेविस बेसिस वो स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। ये भी एग्जांपल है इनकी जिसमें अमोनिया और BF3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद भी बोरॉन का ऑक्टा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे फर्दर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है, इसको डोनेट करता है, तो इस केस में भी इनके में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये भी आपके पास अडक्ट है, लेविस एसिड बेस प्रोडक्ट है। उसके बाद है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड एंड बेसिस आर डिफाइंड एज, एसिड जो हैं यहाँ पे वो होते हैं ऑक्साइड एक्सेप्टर्स, और जो आपके पास बेसिस होती हैं वो ऑक्साइड डोनर्स होते हैं। यानी ये ऑक्साइड आयन की बेस पे इनकी डिवीजन होती है जो लक्स फ्लड ने की थी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाया है आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, एज अ रिजल्ट कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड डोनर है, और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये ऑक्साइड एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो जो ऑक्साइड डोनर्स होते हैं वो बेसिस होते हैं, और जो ऑक्साइड एक्सेप्टर्स होते हैं वो एसिड होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एज आ बेस एक्ट कर रहा है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज आ एसिड एक्ट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्मेशन हो गई। ये वैसे भी बड़ी सिंपल सी बात है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर बेसिक होती है, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है। लेकिन इसके भी काफ़ी डीमेरिट्स हैं। वो इसकी यूज़फुलनेस जो है वो मेनली उन्हीं स्पीशीज़ तक लिमिटेड होती है जिनके अंदर ऑक्साइड आयन प्रेजेंट हो। बाकियों की एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट।
तो और दूसरी बात, ये मोल्टन स्टेट ऑफ ऑक्साइड भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इसमें से भी MCQs आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है यूसेनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यूसेनोविच ने अब तक जितने भी एसिड बेस के कॉन्सेप्ट थे, आप यूँ समझ लेंगे उन सब को मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इनके मुताबिक एसिड जो हैं वो हर वो एनीथिंग है जो कि एक्सेप्ट या कंबाइन हो सकती है नेगेटिव स्पीशी के साथ। नेगेटिव स्पीशीज़ को एनाइंस भी बोल रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो डोनेट कर रहे होते हैं पॉजिटिव आइंस, ठीक है, या कैटाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इन्हीं का टोटली रिवर्स जो है वो यहाँ पे बेसिस होती हैं। तो बेसिस इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि गिविंग एनाइंस, जो कि एनाइंस देती हैं, या दूसरे वर्ड्स में यूँ कह दें कि इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, या थर्ड वर्ड्स में यूँ कह लें कि कंबाइन होने की एबिलिटी रखती हैं कैटाइंस के साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर हमने सारे 1 बाय 1 पढ़े हैं कि किसी में हमने कहा कि वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, किसी में हमने कहा प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो यूसेनोविच ने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। और ये बड़ी सिंपल सी बात नहीं, वही सारी बातें जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में हमने 1 बाय 1 स्टडी की हैं। जैसे यहाँ पे भी वो ऑक्साइड आयन की बेस पे अगर आप देखें तो सोडियम ऑक्साइड के आपने रिएक्शन करवाया है सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट ये सोडियम जो है कैटाइन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से अलग हो गया, सोडियम आयन में चेंज हो गया, और ये SO3 जो था ये SO4 में कन्वर्ट हो गया, SO4-2 यानी सल्फाइड आयन में, सल्फेट आयन में। तो इस केस में भी अब सोडियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड ग्रुप जो है, ऑक्साइड आयन जो है वो डोनेट किया तो वो बेस है, और सल्फेट ने उसको एक्सेप्ट किया तो वो एसिड के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। उसकी बाद है pH स्केल। pH स्केल जो है वो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को डिटरमाइन करने का एक पैरामीटर समझ लें, एक स्केल समझ लें, क्राइटेरिया समझ लें आप, कि ये आपको बताता है कि आपके सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी। pH का मतलब क्या होता है? pH जो है वो हम बोलते हैं माइनस लॉ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या अगर आप हाइड्रोनियम की टर्म में ले रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि माइनस लॉ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या सिंपल वर्ड्स में माइनस लॉ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आपको बताता है कि आपकी सब्सटेंसेस की नेचर जो है वो एसिडिक होगी, बेसिक होगी या वो न्यूट्रल होगी। pH स्केल जो है वो 0 से 14 तक स्केल होता है। इनमें जिनकी pH 7 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं, जिनकी 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होते हैं। pH जितनी कम होगी एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा pH हाई होती जाएगी बेसिक करेक्टर उतना डोमिनेंट होता जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं और एक की pH है 1 और एक की pH है 2, तो जो pH 1 वाला सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो pH 2 वाला होगा वो उसके मुकाबले में वीक एसिडिक होगा। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है pH यहाँ पे गिवन है, इसमें से MCQs आ जाते हैं समटाइम। इसके अलावा FSC की बुक में जो मेंशन है वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। pH में से मेनली जो क्वेश्चन है वो इसी में से आते हैं कि pH ही पूछी जाती है किसी की। उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर न्यूट्रल होता है। वो इस तरह से न्यूट्रल होता है कि वाटर की जब डिसोसिएशन होती है, वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ये डिसोसिएट होता है, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के जो नंबर ऑफ मोल या मोलर कंसनट्रेशन हैं वो सेम है। यानी अगर 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 मोल ही हाइड्रोक्सिल भी हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के नेट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर आप, इसलिए वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। अगर आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक होता जाएगा, और अगर हाइड्रोक्सिल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी तो वो सॉल्यूशन की नेचर जो है वो बेसिक होती जाएगी। और अगर दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड से ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि सारे एसिड जो है वो सेम स्ट्रेंथ नहीं रखते। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और चीज़ पे स्टडी करेंगे, लेवलिंग इफेक्ट भी होता है कि अगर एक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो एसिड सेम स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, उन लेवलिंग इफेक्ट आ रहा है उनका, तो फिर हम किसी दूसरे सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का तो जो ईजिली डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो आसानी से डिसोसिएट नहीं होते वो वीक एसिड्स होते हैं। मशहूर ज़माना एग्जांपल HF जो है, हमें पता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसमें प्रोटॉन जो है वो ट्रैप हो जाता है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फ्लोरीन के दरमियान, जिस वजह से उसका रिमूवल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये एक वीक एसिड है। तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आपको अपने सॉल्यूशन में नज़र आ रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर आप HCl देखें तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट है और कुछ थोड़ा बहुत आयोनाइज्ड है वो वीक एसिड होगा।
सेम इसी तरह से जैसे एसिड्स की स्ट्रेंथ होती है, इसी तरह से बेसिस भी सारी इक्वल स्ट्रेंथ की नहीं होती, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, कुछ वीक बेसिस होती हैं। तो क्राइटेरिया यहाँ पे भी वही होता है कि जो फुली डिसोसिएट हो जाती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं और आपको ज़्यादा कंसनट्रेशन वो हाइड्रोक्सिल की प्रोवाइड कर रही होती हैं, और जो आसानी से आयोनाइज नहीं होती वो वीक बेसिस होती हैं और वहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन भी कम मिल रही होती है। उसके बाद है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड एसिड्स की बात करें तो हार्ड एसिड्स जो हैं दीज आर केटाइंस विद स्मॉल साइज। ये अब इनके जो फैक्टर्स हैं ये अच्छे से इनकी करेक्टरिस्टिक्स माइंड में रखनी है, इसमें से भी आ जाते हैं एमसीक्यूज। Wherever different oxidation state are possible, the hard acids are cations of higher oxidation state. इनका साइज स्मॉल होता है, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। द हार्ड एसिड्स डू नॉट पॉजेस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें यूजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होते और आम तौर पे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मतलब ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनका साइज स्मॉल होता है, जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। अगर हम सॉफ्ट एसिड्स की बात करें तो ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें कैटाइंस जो है वो लार्ज साइज़ का होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ज़ीरो होती है या लो होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हार्ड एसिड्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ के, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एब्सेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स विच मतलब वो इलेक्ट्रॉन आप समझ लें आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जो इजीली एक्साइट हो सकते हैं। डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लाइट मेटल आइंस होते हैं ये यूजुअली, और जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो यूजुअली प्रेफर करते हैं बाइंडिंग को हार्ड बेसिस के साथ ही। और जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं जिनका लार्ज साइज होता है, ज़ीरो और लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इजीली एक्साइट हो सकते हैं। इनके अंदर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये ज़्यादातर हैवी मेटल आयन होते हैं। और जो आपके पास सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो प्रेफरली कंबाइन होते हैं सॉफ्ट बेसिस के साथ ही। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन है। हार्ड एसिड्स की लो पोलराइजेबिलिटी होती है, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल साइज, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। चीज़ वही बातें जो अभी हमने ऊपर भी की हैं। जबकि हार्ड बेसिस की बात करें तो उनकी भी पोलराइजेबिलिटी लो होती है। उनमें जो डोनर ऑर्बिटल होता है वो ज़रा स्प्रेडेड होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये भी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। जबकि अगर हम सॉफ्ट एसिड्स की बात करें तो इनकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है क्योंकि साइज़ इनका बड़ा होता है, लार्ज साइज़ होता है, लो पॉजिटिव चार्ज होता है, इजीली ऑक्सीडाइज ही हो जाते हैं। मतलब इन हार्ड एसिड की और सॉफ्ट एसिड जो करेक्टरिस्टिक है वो दूसरे के रिवर्स समझ लें आप। जो सॉफ्ट बेसिस है ये भी हाई पोलराइजेबिलिटी की होती है, डिफ्यूज डोनर ऑर्बिटल होता है, जबकि हार्ड बेसिस में सेपरेट था डोनर ऑर्बिटल जो था। हार्ड बेसिस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं सॉफ्ट बेसिस पे। हसा प्रिंसिपल हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, इनकी क्लासिफिकेशन करें तो जो हार्ड एसिड्स हैं, अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके लिहाज से जो ज़रा स्मॉल साइज्ड हैं वो हार्ड एसिड्स हैं। जो बॉर्डर लाइन है वो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट, वो कंडीशनल है, वो दोनों के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। और सॉफ्ट, ये एग्जांपल्स भी आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में रखनी है एसिड और बेसिस की, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो बाकी हैं वो तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनका पता होगा इनमें से हार्ड एसिड कौन सा है, बेस हार्ड कौन सा है। पियर्सन प्रिंसिपल, पियर्सन प्रिंसिपल के मुताबिक हार्ड एसिड्स जो हैं वो प्रेफरली कंबाइन होते हैं हार्ड बेसिस के साथ, और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं वो कंबाइन होते हैं सॉफ्ट बेसिस के साथ। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के मिलने से कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग HSAB प्रिंसिपल। इनके मुताबिक कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे MCQs में आपसे पूछ लिया जाए कि मार्क करें इसमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो जो सिल्वर आयन है ये सॉफ्ट एसिड है और जो आयोडाइड है ये सॉफ्ट बेस है। तो इन दोनों के मिलने से जो सिल्वर आयोडाइड बनता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस है। लेकिन अगर आप सिल्वर के साथ, जो कि सॉफ्ट एसिड है सिल्वर, उसके साथ आप मिला देते हैं फ्लोराइड को जो कि हार्ड बेस है, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्वाइट अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से जो कोबाल्ट है जब आप उसके साथ फ्लोरीन को ऐड करते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हार्ड एसिड है, यानी कोबाल्ट जो है वो हार्ड एसिड है और फ्लोराइड जो है वो हार्ड बेस है।
जबकि अगर यहाँ पे आप आयोडाइड को ऐड करेंगे, आप सॉफ्ट बेस को ऐड करेंगे, तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपाउंड्स में उनको स्टडी करके आए हैं कि वो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डोनेटिंग साइट्स डिफरेंट होती हैं। वो डोनेट एक ही जगह से करते हैं लेकिन साइट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे थायोसाइनेट जो होता है उसमें वो सल्फर के थ्रू भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो इस तरह का जब आपके पास लिगेंड हो तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं बाई यूजिंग HSAB प्रिंसिपल। वो डिपेंड करेगा कि थायोसाइनाइड जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिगेंड होता है, एम्बिडेंटेट होते हैं क्योंकि इसके पास भी 2 डोनेटिंग साइट होती हैं। तो अब अगर ये डिपेंड करता है कि कंबाइन किसके साथ हो रहा है। अगर कंबाइन होने वाली मेटल जो है वो सॉफ्ट होगी तो ये सल्फर के थ्रू उसके साथ कंबाइन करेगा, और अगर जो है हार्ड मेटल के साथ आप इसको मिलाना चाहोगे तो ये नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी का साइज जो है वो स्मॉल होता है सल्फर के मुकाबले में। तो इस तरह से जो इनके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आप उनकी स्टेबिलिटी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Occurrence of minerals ores and ores, तो occurrence of the ores of certain metals can be explained on the basis of Hassab principle. For example, hard acid metal जो है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये ज़्यादातर आपको अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट या हेलाइड्स के फॉर्म में मिलती हैं। चूँकि ये हार्ड एसिड्स हैं तो ये हार्ड बेसिस के साथ ही प्रेफरली कंबाइन होंगे, तो इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ज़्यादातर आपको मिल जाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालाइसिस को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग हसाब प्रिंसिपल। वो इस तरह से आप कर सकते हैं। हमें पता है कि जो ज़्यादातर ये निकल, प्लेटिनम, प्लाडियम, क्रोमियम वगैरह जो हैं ये एक्ट करती हैं एज अ कैटलिस्ट, ये मेटल्स जो होती हैं। तो अगर आपके मिक्सचर में स्पीशीज़ प्रेजेंट है लाइक कार्बोनिल, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फास्फोरस, आर्सेनिक एट्सेट्रा, तो ये जो आपकी मेटल है ये सॉफ्ट एसिड्स हैं और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सॉफ्ट बेस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये ग्रुप अगर मिक्सचर में प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये खुद कैटलिस्ट के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जब कैटलिस्ट वाली मेटल अवेलेबल ही नहीं रहेगी तो फिर वो फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट एसिड्स हैं जो मेटल्स आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और आपके मिक्सचर में अगर कोई हार्ड बेस प्रेजेंट है तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी, तब ये पॉइजनिंग जो है कैटलिस्ट की नहीं होगी। उसके बाद है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस बाय यूजिंग हसाब प्रिंसिपल। तो पाइप बॉन्डिंग थ्योरी मिल्टन एंड चैट ने प्रपोज की थी सॉफ्ट इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इनके मुताबिक सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो होते हैं जिनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके अंदर टेंडेंसी होती है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की भी, क्योंकि जब ये कंबाइन होते हैं सॉफ्ट बेस के साथ तो सॉफ्ट बेस के अंदर और लिगेंड भी अगर आपके पास ऐसे हैं जो पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं तो फिर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंट्रैक्शन के रिजल्ट में चांसेस होते हैं कि वहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो है ये इसके ज़्यादातर चांसेस तब होते हैं जब आपके पास हार्ड एसिड हो, हार्ड बेस हो। अब हार्ड एसिड का साइज़ भी छोटा होता है, हार्ड बेस का भी, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं वो कम हो जाता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं वो आयोनिक के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वहाँ पे डिवेलप हो जाते हैं। तो यानी MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो किस टाइप के इंट्रैक्शन के चांसेस हैं, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक के ज़्यादा चांसेस हैं। और जब सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे पाई बॉन्डिंग थ्योरी के मुताबिक पाई बॉन्डिंग के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ज़्यादातर जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्डिंग की थ्योरी भी हम पढ़ के आएंगे, तो पाई बॉन्डिंग भी कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही होती है। इसके जब ये आपके पास सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होते हैं तो अब इनका साइज़ थोड़ा लार्ज होता है, इनमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रा डोमिनेंट होता है। आमतौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अगर आप हार्डनेस या सॉफ्टनेस को रिलेट करें तो स्पीशीज़ विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर हार्ड और स्पीशीज़ विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सॉफ्ट, क्योंकि जो स्पीशीज़ होती हैं जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनका यूजुअली साइज स्मॉल होता है तो वो हमें पता है कि हार्ड होते हैं, एसिड है या बेस है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो सॉफ्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। The relation between electronegativity and hardness help to explain the fact that CF3 is considerably
हार्डर देन CH3। जैसे आपके पास है CF3, अब इसमें आपके पास है फ्लोरीन लिगेंड जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो यहाँ पे इसके जो मतलब ये हार्डर भी कंपाउंड बन जाता है देन CH3, जहाँ पे हाइड्रोजन है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रा कम होती है। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो है वो आपको बनने वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में प्रोवाइड करती है, लेकिन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से डिफरेंट चीज़ है एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि कितना आसानी से वो डिसोसिएट हो सकता है, एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, और कितना आसानी से वो डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सिल आयन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है अगर वो बेस है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है। तो इस वजह से कुछ ऐसे केसेस भी आपको मिलते हैं जहाँ पे हसाब प्रिंसिपल से आपको वायलेट करना पड़ता है। जैसे ये आपके पास है SO3 नेगेटिव, जब आपने इसका रिएक्शन करवाया HF के साथ तो सल्फेट ने आप यहाँ पे डिस्प्लेस करवा दिया फ्लोरीन को और ये आपके पास बाइसल्फाइड बन गया। इस केस में फ्लोराइड जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि डिस्प्लेस करने वाला आयन जो है फिर वो कंबाइनिंग टेंडेंसी केटाइन के साथ ज़्यादा रखता हो। मतलब यहाँ पे HF जो है ये सल्फाइड आयन तभी फ्लोरीन को डिस्प्लेस करवा सकता है अगर इसकी अपनी कैपेसिटी इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन होने की ज़्यादा हो। उसके बाद है, लेकिन इस सारे के बावजूद भी इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। प्राइमरली तो जो ये लिमिटेशन इसकी है उसमें यह है कि ये बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। आपको बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं जिनमें सॉफ्ट एंड हार्ड का कम्बिनेशन होता है या हार्ड एंड सॉफ्ट का कम्बिनेशन होता है। तो इस तरह की एक्सेप्शन जो हैं वो इस केस में भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है आपके पास CH3 और आपने इसका करवाया है रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, एज अ रिजल्ट CH4 और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये रिएक्शन जो है अगर हम सॉफ्ट और सॉफ्ट के लिहाज से देखें तो इजीली हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके लिए एनर्जी एब्सॉर्ब हुई। अब अगर ये रिएक्शन यूजुअली वैसे ही फेवरेबल था तो फिर इतना एंडोथर्मिक ये क्यों है? तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हसाब प्रिंसिपल की हैं। सिम्बियोसिस में एक फिनोमिना होता है जिसमें सॉफ्ट लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अ मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग सॉफ्ट लिगेंड्स। आपके पास मेटल है जिसके साथ ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड अटैच होंगे, अब मज़ीद वो लिगेंड जो है वो उसके साथ सॉफ्ट आके अटैच हो सकता है। कैसे? एंड हार्ड लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अ मेटल आयन ऑलरेडी हैव हार्ड लिगेंड्स। यानी अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ पहले से सॉफ्ट लिगेंड अटैच है तो फर्दर सॉफ्ट लिगेंड भी उसके साथ अटैच हो सकता है, और अगर उसके साथ हार्ड लिगेंड अटैच है तो फर्दर हार्ड लिगेंड भी उसके साथ अटैच हो सकता है। कैसे? जैसे ये आपके पास था BF3H। BF3 जो है वो हार्ड एसिड होता है जो कि कंबाइन होता है फ्लोराइड के साथ और फ्लोराइड पे हार्ड बेस है। तो यहाँ से ये फ्लोराइड यहाँ से निकल के BF3, अब इसके साथ ऑलरेडी फ्लोराइड अटैच था, ठीक है, तो फ्लोराइड ये वाला आके इसके साथ मिल गया तो ये BF4 नेगेटिव बन गया और हाइड्राइड यहाँ से यहाँ पे आ गया क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ हाइड्रोजन वाले ग्रुप्स अटैच हैं। तो इस तरह की जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसे हम बोलते हैं सिम्बियोसिस, कि जिसमें सॉफ्ट लिगेंड्स जो हैं वो टेंडेंसी रखते हैं कंबाइन होने की उस मेटल के साथ जिसके साथ ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड अटैच हो, और हार्ड लिगेंड जो है वो टेंडेंसी रखते हैं कंबाइन होने की उस मेटल के साथ जिसके साथ ऑलरेडी हार्ड लिगेंड अटैच हो। तो इसे हम बोलते हैं सिम्बियोसिस का फिनोमिना, और ये जॉर्गनसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये ऊपर भी हमने बात की है कि यूजुअली जिनका साइज़ छोटा होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो हार्ड एसिड या हार्ड बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वहाँ पे जो चांसेस होते हैं फिर वो सॉफ्ट एसिड्स के, अगर वो कैटाइंस हैं तो सॉफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी आपके उनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम
वो नहीं कह रहे कि आप कोविलेंट बॉन्ड बना हुआ है और उसको शेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। यहाँ पे जो हम ले रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इंडिविजुअल की कंसीडर कर रहे होते हैं कि इंडिविजुअल आयन जो है वो पार्टिसिपेट किस हद तक कर सकता है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन को किस हद तक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके लिहाज से ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह हम